अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नाजरीन, आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी माँ रोज़ाना ही न जाने रात के 12 बजे उठकर कहाँ जाती थी। मैं अक्सर ही आधी रात को उठती तो अपनी माँ को गायब पाती। चूँकि मैं घर में सबसे बड़ी थी, इसीलिए मुझे बहुत तजस्सुस होता। फिर एक दिन मैंने अपनी माँ का पीछा करने का फैसला किया और जैसे ही मेरी माँ रात के 12 बजे घर से बाहर निकलने लगी तो पीछे से मैंने भी अपनी चादर ओढ़ी और इसका पीछा करने लगी। वो हमारे इलाके की मुख्तलिफ गलियों से होती हुई न जाने कहाँ जा रही थी। मैं भी दबे कदमों इसके पीछे पीछे साए की तरह चल रही थी। फिर मेरे देखते ही देखते वो गराब करके एक टूटे हुए मकान में दाखिल हो गई। मैं हैरान थी कि भला मेरी माँ इस खाली घर में क्या लेने आई थी। फिर मैं भी थोड़ी देर बाद इस मकान में दाखिल हो गई। मकान इंतहाई बसीदा और पुराना था। किसी कमरे की तो छत भी गिरी हुई थी, लेकिन 6 कमरे एक तरतीब से बनाए गए थे। मकान की हालत इंतहाई खौफनाक हो रही थी। कोई भी इंसान भले कितने ही बड़े दिल का होता, वो इस खाली मकान में रात के 12 बजे के बाद तो हरगिज़ ना जा सकता था। मैंने अपनी माँ की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाई, सारे ही कमरों में झांक झांक कर देखा। हालांकि खौफ से तो मेरी बुरी हालत थी, लेकिन फिर भी मेरा तजस्सुस मुझे सुकून ना लेने दे रहा था। लेकिन मुझे अपनी माँ कहीं ना मिली थी। मैं हैरान थी कि वो अंदर दाखिल होकर कैसे गायब हो गई थी। थोड़ी देर तक मैं इंतज़ार करती रही, फिर मायूसी से घर की तरफ जा रही थी। मेरा नाम दीबा है। मेरा तल्लक एक इंतहाई गरीब घराने से था। 5 बहन भाइयों के साथ हम एक छोटे से मकान में रहते थे, जिसका सिर्फ एक ही कमरा था। ये घर भी हमें अब्बा के सेठ की वजह से मिला था। अब्बा एक बड़े बंगले में माली का काम करते थे और अचानक ही वहाँ पर पौधों में काम करते हुए इनको किसी जहरीले सांप ने काट लिया था, जो बेहोश होकर वहाँ पता नहीं कितनी देर तक पड़े रहे थे। काफ़ी देर बाद इस बंगले के चौकीदार की नज़र अब्बा पर पड़ी थी, लेकिन अब काफ़ी देर हो गई थी। सांप का जहर अब्बा के पूरे जिस्म में फैल गया था और फिर डॉक्टरों के पास जाना बेसूद साबित हुआ और थोड़ी देर बाद अब्बा की फौतगी हो गई। मेरी माँ तो बड़ी जवानी में बेवा हो गई थी। 5 छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने सर में खाक डालती वो बयान करने लगी। पहले हम किराए के घर में रहते थे, लेकिन फिर इस सेठ ने जब देखा कि इसकी घर में मेरे अब्बा की मौत हुई है, तो इसने हम पर तरस खाते हुए ये छोटा सा घर हमें खरीद कर दे दिया था। इस महंगाई के दौर में एक बेवा औरत का 5 बच्चों के साथ जीना दुश्वार जिंदगी से कम न था। लेकिन ये शुक्र था कि इस सेठ ने इतनी मेहरबानी की कि हमें यह घर खरीद कर दे दिया। अब हम रूखी सूखी खाकर इसी घर में गुजारा कर लिया करते थे, वरना अगर हम किराए के घर में रह रहे होते तो शायद सड़कों पर सोते। जब अब्बा फौत हुए तो मैं फ़कत 8 साल की थी, लेकिन अब 10 साल हो गए थे। इसलिए अब मैं 18 साल की हो चुकी थी, जबकि छोटे बहन भाई भी बड़े हो रहे थे। अम्मा हमारी कॉलोनी में बने हुए बड़े बड़े बंगलों में काम किया करती थी। वो एक घर में काम ना करती थी, बल्कि किसी घर में झाड़ू पोछा करती, तो किसी घर का खाना बनाती, तो किसी घर के कपड़े धो दिया करती थी। वहाँ पर रहने वाली बेगम अम्मा को अक्सर अपनी उतरन के कपड़े थमा देती, फिर वो हम बहन भाइयों के काम आ जाते थे। कभी कोई बंगले की बेगम साहिबा अम्मा को बचा हुआ खाना दे दिया करती। यूँ हमारे घर का गुजारा चल ही रहा था। वैसे भी कहते हैं कि अगर अल्लाह ने पैदा किया है तो इसने खाने पीने का भी इंतज़ाम ज़रूर किया होगा। अब मैं बड़ी और समझदार हो चुकी थी। अम्मा को यूँ मेहनत मशक्क़त करते देखती तो दिल बहुत दुखता था। मैं अक्सर अम्मा से ज़िद करती कि मैं भी आपके साथ जाकर तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगी, लेकिन वो मना करती और कहती कि तुम घर पर ही छोटे बहन भाइयों को संभाला करो। मैं अगरचे गरीब घराने से थी, लेकिन अल्लाह ने खूबसूरती मुझे दी थी। जब भी मैं नोट करती कि अक्सर मोहल्ले में रहने वाली लड़कियां जो अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखती थी, वो मुझसे दोस्ती करने में देर ना करती और फिर कहती कि तुम भी हमारे घर आया करो दीबा। लेकिन अम्मा ने मुझे किसी भी लड़की से दोस्ती करने से सख्त मना कर रखा था। इनका कहना था कि अगर तुम अमीर लोगों से दोस्तियां पालोगी तो फिर इन्हीं की तरह बनना पड़ेगा। अम्मा मुझे समझाती कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव हिलाया करो, ज़रूरत नहीं है कि किसी से ज़्यादा आने जाने की। यहाँ से बहुत दूर एक सरकारी स्कूल था जिसमें मैंने मैट्रिक तक पढ़ लिया था। मुझसे छोटे बहन भाई भी इसी सरकारी स्कूल में जाते थे। वहाँ पर यूनिफॉर्म भी फ्री मिलता था, किताबें और कापियाँ भी। अम्मा बेचारी ने सख्त मेहनत करके अब्बा के बाद हमें पाला था। मैं ज़िंदगी में बड़े बड़े ख्वाब देखा करती कि काश मैं अम्मा के लिए कुछ कर सकूं, ताकि इनकी ज़िंदगी में भी आराम हो, सुकून आ जाए।
میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں ہرگز شادی نہ کروں گی، بلکہ کچھ کام کاج کر کے اماں کا ہاتھ بٹاؤں گی تاکہ گھر چلانے میں اماں کو اکیلے مشقت نہ کرنی پڑے۔ پھر ایک دن یہ مجھ پر انکشاف ہوا کہ جب اماں روزانہ اٹھ کر رات سے 12 بجے کے بعد نہ جانے کہاں جایا کرتی تھی، اور جب میں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ اس خالی گھر میں جاتی تھی جہاں پر دن میں بھی لوگ نہ جاتے۔ دراصل جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں پر اکثر ہی ہندوؤں کے پرانے گھر تھے جنہیں توڑ کر لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے۔ اس علاقے کے پرانے اور بوڑھے لوگوں کا کہنا تھا کہ پہلے جب اس علاقے میں گھروں کی تعمیرات کی جا رہی تھی تو اکثر ہی گھروں کی زیر زمین سے کھدائی کے وقت اچھی خاصی تعداد میں سونا برآمد ہوا تھا۔ یوں جن کی زمین کی طے نہ تھی سونا نکلتا تھا وہ آج کروڑوں میں کھیل رہے تھے، لیکن یہ ٹوٹا ہوا کھنڈر سا گھر آج سے نہ تھا بلکہ پچھلے 35-30 سالوں سے یہ ایسے ہی اسی حالت میں موجود تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس گھر کی طرف اگر کوئی بھی جانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ کسی کا کہنا یہ تھا کہ اس گھر میں رہنے والے اسیب کسی کو بھی اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ من گھڑت باتیں تھیں یا حقیقت تھی، لیکن میں نے اماں کو وہاں جاتے دیکھ لیا تھا اور اب میں دل میں سوچ رہی تھی کہ میں اماں کو سختی سے منع کروں گی کہ اماں آخر وہاں کیا لینے جاتی ہیں؟ اتنے سالوں سے ہم رہے تھے لیکن آج تک اماں نے یہ بات نہ سوچی تھی کہ میں بھی اس سیب زدہ گھر میں جا کر تحقیقات کروں، تو پھر آج یہ کس کے کہنے پر یہ سب کر رہی تھی؟ دوسرے دن اماں پر میں نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں انہیں اس گھر میں جاتا ہوا دیکھ چکی ہوں، اسی لیے باتوں ہی باتوں میں پوچھنے لگی کہ اماں میں رات کو اٹھی تھی پانی پینے کے لیے کہ تو آپ نے بستر پر نہ تھی؟ تو اماں مصنوعی حیرت سے مجھے کہنے لگی کہ نہیں بیٹا میں تو بستر پر ہی تھی، ہو سکتا ہے کہ میں باتھ روم وغیرہ میں چلی گئی ہوں، ویسے بھی رات کو میری طبیعت صحیح نہیں تھی اسی وجہ سے میں بے چین رہتی ہوں۔ مجھے اماں کے اس جھوٹ پر غصہ تو آیا تھا لیکن پھر بھی میں خاموش رہی۔ روزانہ چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول تیار کر کے میں بھیجا کرتی تھی، اس لیے صبح سویرے ہی میں اٹھ جایا کرتی تھی، جبکہ اماں 8 یا 9 بجے کام کے لیے نکلتی تھی۔ میں اماں کو گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا کرتی تھی کیونکہ وہ بیچاری وہاں بھی محنت کرتی ہے اور پھر گھر آ کر بھی، یہ تو اس بیچاری اکیلی عورت پر ظلم کے مترادف تھا۔ پھر دوسرے دن میں سو نہ سکی تھی، جیسے ہی آدھی رات ہوئی اماں حسب معمول اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ آج میں نے ان کا پیچھا نہ کیا تھا، وہ نہ جانے اس کھنڈر سے گھر میں جا کر کہاں غائب ہو جاتی تھی، لیکن میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو میں صبح اماں سے بات کر کے ہی رہوں گی کہ آخر اماں روزانہ وہاں کیوں جاتی ہیں۔ دوسرے دن اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے آج کام سے چھٹی کی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول بھیج کر میں اور اماں گھر پر اکیلے ہی تھے۔ میں نے جلدی صفائی کی اور پھر آ کر اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر اماں سے کہنے لگی کہ اماں تجھ سے ایک بات پوچھوں؟ اماں کہنے لگی کہ تجھے پوچھنے کی ضرورت ہے، پوچھ لے جو پوچھنا ہے۔ پھر میں نے دل مضبوط کر کے اماں سے کہا کہ اماں میں جان چکی ہوں کہ تو روزانہ رات کے 12 بجے کے بعد کہاں جاتی ہے، اب مجھے سچ بتا دیں کہ آخر تو وہاں روزانہ کیوں جاتی ہے، اور اگر تجھے کچھ ہو گیا تو پھر ہم سارے بہن بھائیوں کو کون دیکھے گا؟ آخر تو اتنا خطرہ مول لے کر وہاں جاتی ہی کیوں ہے؟ میں نے اکٹھے 3-4 سوال اماں سے پوچھ لیے تھے۔ اماں میری بات سن کر خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ میں تم بہن بھائیوں کے لیے ہی وہاں جاتی ہوں۔ اماں کی اس الجھی ہوئی بات پر میں حیران تھی، پھر کہنے لگی کہ اچھا ہماری خاطر، وہ کیسے؟ پھر اماں رازداری سے مجھے کہنے لگی کہ جس گھر میں کام کرتی ہوں اس گھر کی بیگم صاحبہ اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ ہندوؤں کے اس پرانے گھر میں ایک تہہ خانہ ہے جس میں ڈھیروں خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی بھی اس تہہ خانے میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بیگم صاحبہ کی ماں نے ان کو بتائی تھی۔ وہ خزانہ ایسا ہے کہ راتوں رات انسان کی قسمت بدل جائے گی، لیکن کوئی خوش قسمت انسان ہی ہوگا جو اس خزانے کو حاصل کر پائے گا۔ میں وہاں صفائی کر رہی تھی، اس لیے بیگم صاحبہ کی پوری بات سن چکی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے حالات ایسے نہیں کہ اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ کل کو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے سارے بہن بھائیوں کی مجھے شادی بھی کرنا ہوگی۔ آخر کب تک ہم اس ایک کمرے کے مکان میں رہ کر اپنی زندگی گزاریں گے؟
बस यही सोचकर मैं सब के सो जाने के बाद इस घर में जाती हूँ इस खजाने की तलाश में। लेकिन मैं तह खाने में तो उतर जाती हूँ, लेकिन अचानक ही न जाने क्या होता है कि सब कुछ मेरी नज़रों के सामने से गायब हो जाता है। यूँ मैं खाली हाथ वापस लौट आती हूँ। इतने दिन हो गए मुझे कोशिश करते हुए, लेकिन आज तक मैं अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सकी। अम्मा की ये बातें सुनकर तो मुझे हैरत हो रही थी। फिर मैं कहने लगी कि अम्मा, तो इतनी बड़ी उम्र की होकर ऐसी बातें कर रही है, मुझे तो ये सब झूठ लग रहा है। अम्मा कहने लगी कि नहीं, ये झूठ नहीं है। ये बात तो मुझे बहुत पहले से पता थी, लेकिन आज तक मैंने इसकी खोज ना की थी। अब जब अपने बच्चों की ज़िंदगी बदलने का ख्याल आया तो मैं इस खजाने की तहकीक में लग गई। जिस तरह इतने लोगों की ज़िंदगी बदली है, हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी भी बदल जाए। अम्मा के चेहरे से साफ ज़ाहिर था कि वो जो कुछ कह रही है सच कह रही है। फिर मैंने एक हतमी फैसला किया और अम्मा को कहने लगी कि अम्मा, अब तो नहीं जाएगी इस घर में, बल्कि इस खजाने को मैं हासिल करूंगी। अम्मा मेरी बात सुनकर हैरत से आंखें फाड़े मुझे देखने लगी और कहने लगी कि मैं तुझे हरगिज़ वहाँ नहीं जाने दूंगी। मुझे बुरी जान को अगर कुछ नुकसान हो भी गया तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन तू तो जवान है, अभी मुझे तेरी शादी करनी है, इसलिए मैं तुझे हरगिज़ ये खतरा मोल नहीं लेने दूंगी। पर मैंने अम्मा की बात ना मानी और दिल में ठान ली कि मैं इस खजाने को हासिल करके ही रहूंगी। क्या हुआ अगर मुझे कुछ हो भी गया तो? ये तो हमें भी पता था कि इस इलाके में कितने ही लोग थे जिनकी ज़मीनों से खजाने निकले थे। हो सकता है कि इस खंडर घर में रहने वाले कोई जन्नात हों जो अपने खजाने की हिफाजत में वहाँ पर मौजूद हों। मैं ये सारी बातें सोच रही थी, लेकिन मैंने अपने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। दूसरी रात को अम्मा जैसे ही बाहर जाने लगी, मैंने अम्मा को आवाज़ देकर रोक लिया था। अम्मा पीछे मुड़ी और हैरत से मुझे कहने लगी कि मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तू बाज नहीं आई। अम्मा जो चादर ओढ़कर खड़ी थी, मैंने इनसे चादर ले ली और कहने लगी कि अम्मा, अब तू घर पर रहेगी और मैं वहाँ जाऊँगी, तो फिक्र न कर, मुझे अपनी कामयाबी का यकीन है। देखना, मैं इस खजाने को लेकर ही वापस आऊँगी। अम्मा मेरे फैसले को सुनकर शदीद परेशान नज़र आ रही थी, लेकिन मैंने इन्हें घर पर रोका और खुद बाहर आ गई थी। सुनसान गलियों में चलते हुए मुझे ज़रा भी डर न लग रहा था, क्योंकि बस मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि कुछ भी हो, मैं इस खजाने को हासिल करके अम्मा के सारे सपनों को पूरा कर दूँ। अगर कोई भी इंसान हम माँ बेटी की ये बातें सुन लेता तो शायद हमें पागल समझता। अब मैं इस 6 कमरों वाले खंडर से मकान में दाखिल हो गई थी। सारे ही कमरे अजीब से तर्ज के बने हुए थे, जैसे पुराने वक्तों के बादशाह बनाया करते थे। एक बड़ा सा बरामदा था, पूरा ही घर टूट फूट का शिकार था। मैं इन कमरों में झांक कर ना देख सकती थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे इस घर में आकर अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। फिर मैंने इस मकान में बने हुए तह खाने को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी मैंने देखा कि ऊपर जाती सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा दरवाज़ा सा बना हुआ था, जो नीचे की तरफ खुलने को था, जैसे कि आमतौर पर टैंक वगैरह का दरवाज़ा होता है। दरवाज़ा खोला तो चौंक गई मैं, क्योंकि नीचे सीढ़ियाँ जा रही थी। इसका मतलब था कि यहीं तह खाना था। अब मैंने अपने दिल को मजबूत किया और अपनी चादर संभाल कर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी। नीचे गप अंधेरा था। यहाँ आकर मैं पशेमान सी हो गई, क्योंकि अगर मैं टॉर्च साथ ले आती तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। अब मैं अंधेरे में हाथ पांव मारती इधर उधर देख रही थी कि अचानक ही नीचे तह खाने से दरवाज़ा ज़ोर से बजने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने खोलकर बंद किया हो। मैं उछल ही पड़ी थी। बहादुर बनकर यहाँ तक तो आ गई थी, लेकिन अब मेरे औसान खता हो रहे थे। अंधेरा इतना था कि मुझे ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ तक नज़र ना आ रही थी। अचानक ही एक रोशनी से चमकी और मुझे ऐसे लगा जैसे नीचे 2-3 कमरे बने हुए हों। फिर छत में तेज़ रोशनी चमकी और अचानक ही वहाँ पर लगा हुआ पुराना बल्ब रोशन हो गया। मैं पूरी रोशनी में नहा गई थी और हैरत से कंग हो रह गई थी जब मैंने देखा कि एक एक करके तह खाने में बने हुए तीनों कमरों की लाइट जल गई थी। अब मुझे तह खाने का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। जब जाले लगे हुए थे, कार कबाड़ों भरा रखा था, जैसे किसी ने पुराना सामान इसमें फेंक दिया हो और फिर कभी निकाल कर ना देखा हो। मैं खौफ से
मेरी सिटी बन गई और कांपने लगी। मेरी टांगें इस कदर कांप रही थी कि मैं सीढ़ियों की तरफ भी न जा पा रही थी, क्योंकि अब मैं यहाँ से भागना चाहती थी। अचानक ही सफ़ेद धुआं सा उभरा और मेरी आंखों के सामने का सारा मंजर और धुंधला सा गया। अब मैं इस धुएं में खड़ी चारों तरफ देख रही थी कि कहीं तो मुझे कोई रास्ता नज़र आए कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। फिर वो धुआं मेरे मुंह में और नाक में घुसने लगा और मुझे खांसी होने लगी। मैं खांस कर नीचे बैठ गई थी। इससे पहले कि मैं नीचे गिरकर बेहोश हो जाती कि अचानक ही इस धुएं से एक सफ़ेद हाथ उभरा और इसने मुझे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मैं एकदम इसके सीने से टकराई थी और फिर खौफ के मारे बुत बन गई थी। वो कोई खूबसूरत शहजादे की मानद नजर आने वाला नौजवान था। इसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और कंधे पर एक चादर भी ली हुई थी। वो अपनी काली आंखों से मुझे बड़े गौर से देख रहा था। फिर कहने लगा कि आखिर तुम भी इस खजाने की तलाश में बाकी इंसानों की तरह लालची होकर यहाँ तक आ ही गई। तुम तो नहायत खूबसूरत लड़की नजर आती हो। अब तुम मुझे इतनी पसंद आ गई हो कि मैं तुम्हें इस तहखाने से बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं इसकी बात सुनकर जर्द पड़ गई। फिर इसे कहने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं यहाँ आ गई। खुदा के लिए मुझे बाहर जाने दो, मैं अपनी अम्मा के पास जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। वो नौजवान मुझसे कहने लगा। मैं इसकी बात सुनकर इससे कहने लगी कि मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे घर जाने दो। मैं तहखाने में जो भी खजाना दफन है, इसे सिर्फ वही इंसान हासिल कर सकता है जो हम जिनजादों की मदद कर सके। हम पिछले 35 सालों से इस मुसीबत में गिरफ्तार हैं और इस खजाने की वजह से हम इस घर से बाहर भी नहीं जा सकते। इसकी बात सुनकर मैं बेतहाशा खौफजदा हो गई थी, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि मेरे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजादा खड़ा है। फिर मैं इस जिनजादे से कहने लगी कि कैसी मदद और कैसी मुसीबत। फिर वो कहने लगा कि ये बहुत लंबी कहानी है। इस वादे पे तुम्हें छोड़ रहा हूँ कि तुम कल दोबारा हमारे पास आना होगा। इसकी बात सुनकर मेरी जान में जान आ गई थी, वरना मैं तो समझ रही थी कि ये हमेशा के लिए मुझे इस तहखाने में कैद कर देंगे। फिर इस रोशनी की मदद से ही मैं तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ गई थी। 3 बज गए थे। अब मैं घर की तरफ जा रही थी। घर पहुंची तो मेरी हालत बुरी हो रही थी। अम्मा मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। फिर मेरी शक्ल देखकर कहने लगी कि क्या हुआ, तुझे कुछ पता चला खजाने के बारे में? मैं अम्मा से कहने लगी कि खजाने का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन यह ज़रूर पता चल गया है कि इस वीरान घर में वाकई ही असेब है। अम्मा मेरी बात सुनकर हैरत ज़दा हो गई। फिर कहने लगी कि क्या तुझे कोई जन्नात वगैरह नज़र आए हैं वहाँ? मैंने कहा हाँ अम्मा, एक दिन ज़्यादा मेरे सामने आ गया था। एक जिन ज़्यादा मेरे सामने आ गया था। इसने मुझे इस वादे पर इस तहखाने से बाहर आने दिया कि मैं कल वापस आकर इसकी कहानी सुनूंगी। अम्मा मेरी बात सुनकर शदीद परेशान होगी और कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है तुझे वहाँ जाने की, अब मैं तुझे नहीं जाने दूँगी। तो मैंने अम्मा को कहा कि अब मैं इससे वादा कर आई हूँ, अगर मैं वहाँ ना गई तो ऐसा ना हो कि वो यहाँ आ जाए मुझे लेने के लिए, और फिर क्या पता वो कोई ख़जाने का ऐसा राज बता दे जिससे हमें वो ख़जाना मिल ही जाए। अम्मा मेरी बात सुनकर चुप हो गई। तब लेकिन मैं दिल में सोच रही थी कि मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगी। दूसरी सुबह मैंने मामूल के मुताबिक काम निपटा लिए थे और अम्मा भी काम करने चली गई थी। मेरा दिमाग इसी वीरान घर में मौजूद जन्नात के बारे में अटका हुआ था। बस अब मुझे रात होने का इंतज़ार था। मैं जल्दी से वहाँ जाकर इस ख़जाने के बारे में मालूमात हासिल करना चाहती थी। शाम को अम्मा घर आ गई थी। सारे बहन भाई खाना खाकर सो चुके थे, लेकिन मुझे मालूम था कि अम्मा मेरी वजह से परेशान थी, इस वजह से सो न सकी। जैसे ही 12 बजे मैंने फ़ौरन ही चादर ओढ़कर वहाँ जाने का फ़ैसला कर लिया था। अम्मा ने भी मेरी ज़िद देखकर मुझे जाने से ना रोका। अब मेरे कदम दोबारा इसी घर की तरफ उठ रहे थे। मैं धड़कते दिल के साथ इस घर में आ गई। ऐसे लगता था कि ये खंडर घर अभी मेरे ऊपर आन गिरेगा। फिर मैंने तहखाने का दरवाज़ा खोला और मैं सीढ़ियाँ उतरती हुई इसी तहखाने में आ गई थी। अभी मैं वहाँ खड़ी हुई थी कि अचानक मेरे कानों में इसी जिनज़ादे की आवाज़ आई, जो मुझसे कह रहा था कि वो लड़की तुम तो अपने वालिद की वादे की बहुत पाबंद निकली। वैसे भी अगर तुम ना आती तो मैं तुम्हारे सामने आ जाता। मैं इस अंधेरे में चुपचाप खड़ी थी कि अचानक ही चारों तरफ रोशनियाँ हो गई
اور وہ جن زیادہ میرے سامنے آ گیا۔ وہ یقیناً کسی انسانی روم میں تھا، ورنہ تو میں نے یہی سن رکھا تھا کہ جنات بہت خوفناک اور ڈراؤنے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب میری یہ کہانی بڑے دھیان سے سننا۔ آج سے بہت سالوں پہلے یہ گھر ایک حویلی ہوا کرتا تھا۔ اس میں ایک ہندو خاندان رہتا تھا۔ پھر اچانک ہی آزادی کا شور ہوا اور اس گھر میں رہنے والے ہندو نہایت پریشان رہنے لگے۔ انہوں نے اس تہہ خانے کے نیچے ایک مندر بنایا ہوا تھا جس میں وہ اپنی پوجا کرتے تھے۔ چونکہ ہم بھی شروع سے ہی اس گھر میں رہتے آ رہے تھے تو ہم نے بھی یہاں رہنے کی عادت ہو گئی تھی اور ہمارے بارے میں وہ ہندو خاندان جانتا تھا۔ لیکن جیسے ہی حالات خراب ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ جس طرح وہ اس مندر میں پوجا پاٹ کرتے تھے اسی طرح ہم بھی اسی مندر میں بسیرا کیا ہوا تھا۔ اس گھر کے برابر میں ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جہاں پر مسلمان خاندان بستا تھا۔ دونوں کے آپس میں گہرے تعلقات تھے۔ جب حالات زیادہ خراب ہو گئے تو ہندو خاندان نہایت پریشان نظر آنے لگے۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس حویلی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن اس حویلی میں ان کا بہت سا خزانہ موجود تھا اور اتنے خزانے کو ساتھ لے کر جانا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ یوں اس پریشانی میں کئی دن گزر گئے لیکن اس بات کا کوئی حل نہ نکل سکا تھا۔ پھر جب اس مسلمان گھرانے کے سربراہ نے اس ہندو گھرانے کے سربراہ کو یوں پریشان دیکھا تو پھر انہوں نے ساری بات بتا دی کہ ہم کس وجہ سے پریشان ہیں اور ہم اپنی قیمتی دولت نہ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں اور نہ ہی یہاں چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ تو ان کا دوست جو مسلمان تھا انہوں نے اس سے وعدہ لیا کہ یہ خزانہ تم ہمارے پاس رکھو، اگر جا سکتے ہو لے جا سکتے ہو، لیکن تم جب بھی وہاں سے واپس آؤ گے میں تمہیں سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس خزانے میں کوئی خیانت نہ ملے گی۔ کیونکہ اس مسلمان کی یقین دہانی پر اس ہندو گھرانے کے سربراہ نے اپنا سارا خزانہ ایک بڑی سی دیگ میں رکھا اور اس مسلمان کے حوالے کر دیا۔ وہ یہاں سے رخصت ہو گئے تھے لیکن جاتے جاتے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس خزانے کو واپس لینے ضرور آئیں گے۔ پھر دونوں خاندانوں نے آپس میں آخری ملاقات کی اور یہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس حویلی میں رہنے والے جب چلے گئے تو گویا اس حویلی کی ساری رونقیں بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ ہم جو اسی مندر میں شروع سے ہی رہتے آ رہے تھے اب وہ مندر بالکل ویران ہو چکا تھا۔ وہ نہ صرف ہندو انسانوں کی عبادت گاہ تھا بلکہ ہم بھی وہاں پر عبادت کرتے تھے۔ پھر چند دن بعد ہی جب بہت سے لوگ اس علاقے میں آ کر رہنے لگے تو ایک مسلمان گھرانے میں اس حویلی پر بھی قبضہ کر لیا۔ وہ کافی دن تک یہاں پر رہتے رہے لیکن ان کا دھیان اس تہہ خانے پر نہ گیا تھا۔ پھر اس مسلمان گھرانے کا ایک نوجوان اس تہہ خانے کی کھوج لگائی اور وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا نیچے اتر گیا۔ جب اس نے اس تہہ خانے میں ایک مندر دیکھا تو اس سے نہایت غصہ آیا اور اس نے وہ سارے مندر کو بت ہٹا کے وہاں پر تالا لگا دیا۔ ہم وہاں رہتے آئے تھے اس لیے ہمیں بہت غصہ آیا لیکن ابھی ہم اپنی موجودگی ان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جس طرح انہوں نے مندر کا ایسا برا حال کیا تھا اس لیے ہمیں ڈر تھا کہ کہیں یہ ہمیں بھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ چند دن ہم خاموش اس مسلمان گھرانے کا رہن سہن دیکھتے رہے۔ پھر اچانک ہی ایک عورت کے ہاتھ اس خزانے کا کھوج لگ گیا۔ اسے کچھ کاغذات ملے تھے جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس گھر میں بہت بڑا خزانہ رکھا تھا۔ کچھ تصاویر تھی جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اسی حویلی میں بہت بڑی دولت موجود تھی۔ کیونکہ اس پورے خاندان میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی، وہ لوگ کھوج در کھوج کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ضرور کوئی بڑا خزانہ دفن ہو۔ ویسے بھی اس علاقے کے جتنے بھی گھر تھے سب ہی کے زیر زمینوں سے کچھ نہ کچھ نکل رہا تھا۔ یوں اس حویلی میں رہنے والے اس مسلمان گھرانے نے اس پوری حویلی کا فرش کھود ڈالا۔ جب انہیں کچھ بھی نہ ملا تو وہ نہایت غصے میں نظر آنے لگے، لیکن جس پڑوسی مسلمان خاندان کے پاس وہ ہندو گھرانہ اپنا خزانہ رکھوا کر گیا تھا اب وہ بھی شدید پریشان نظر آنے لگے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس حویلی میں رہنے والے اس گھرانے کو خزانے کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ ہمیں ان کا یہ علاج دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا، اس لیے پھر ہم نے اپنی موجودگی ان پر ظاہر کرنا شروع کر دی۔ جب رات کو یہاں سوتے تو ہم انہیں ستانا شروع کر دیتے، کبھی کسی برتن کو اوپر سے نیچے کرا دیتے تو کبھی کسی دروازے کو بند کرتے اور کھول دیتے۔ اب اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو ہم پریشان ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ضرور اس حویلی
में कोई गैर फितरी मखलूक रहती है। फिर उन्होंने एक मौलवी बुलवाया जिसने हम पर आकर अमल करना शुरू किया। इस मौलवी के अमल से हम इनके सामने ज़ाहिर हो गए थे। हमें देखकर वो नहायत खौफजदा नज़र आने लगे। यूँ इस मुसलमान घराने ने बहुत ज़्यादा इस हवेली की तोड़ फोड़ कर दी थी। फिर चंद दिन तक वो इस हवेली में रहे और फिर खौफजदा होकर यहाँ से चले गए। इनके जाने से हमें भी सुकून महसूस हो रहा था। फिर चंद दिन बाद दोबारा हालात ख़राब होना शुरू हुए। अब वो मुसलमान ख़ानदान भी इसी इलाके में रहने पर खुश ना था, लेकिन इनके पास हिंदू घराने की अमानत रखी हुई थी। वो भला इसे कैसे छोड़कर यहाँ से जा सकते थे। फिर एक रात जाने से पहले वो इस तहखाने में आए और उन्होंने इस तहखाने का फ़र्श खोद कर वो सारा कीमती ख़जाना इस फ़र्श के नीचे दफन कर दिया। फिर उन्होंने ऊंची आवाज़ में ऐलान किया कि जो भी इस मंदिर में शुरू से रहते रहे हैं वो इस खजाने की हिफाजत करेंगे मरते दम तक। इनकी ये बात सुनकर हम हैरान हो गए थे कि उन्होंने एक अमल के ज़रिए हमेशा के लिए हमें इस ख़जाने का मुहफ़्फ़िज़ मुकर्रर किया और ख़ुद वहाँ से चले गए। अब इस खजाने का राज या तो हम जानते थे या फिर वो मुसलमान घराना। आज इस बात को कई साल बीत गए हैं, लेकिन वो आज तक हिंदू घराना वापस नहीं आया जिसका ये ख़जाना आज भी हमारे पास महफूज है। लेकिन हम यहाँ के कैदी बनकर रह गए हैं। इसके बाद जो भी यहाँ इस हवेली में रहने आया, हमने इसे यहाँ टिकने ना दिया था, क्योंकि हम जानते थे कि वो सिर्फ ख़जाने की तलाश में आए होंगे, बल्कि हमें भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखते ही देखते इस पूरे इलाके में हमारी दहशत बैठ गई और हमारी वजह से यहाँ पर कोई कदम भी ना रखता था। लेकिन हमें हैरत हुई जब एक बुरी औरत रोज़ाना यहाँ पर ख़जाने की तलाश में आने लगी। वो एक मजबूर और लाचार औरत नज़र आती थी। भले ही वो यहाँ ख़जाना ढूंढने आती थी, लेकिन इससे इस तहखाने के बारे में मालूम ना था। लेकिन जब तुम इस औरत के पीछे आई तो मैंने तुम्हें देख लिया था और तुम्हारी माँ को तुम्हारी नज़रों से गायब कर दिया, जो हर कमरे में मौजूद कार कबार को खोल खोल कर देखती थी। लेकिन फिर मैंने अमल करके ये पता लगा लिया था कि तुम इसी औरत की बेटी हो और तुम भी ख़जाने की तलाश में इस हवेली में आई हो। अगर तुम इस ख़जाने को हासिल करना चाहती हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हें इसके लिए काम करना होगा। यहाँ से बहुत दूर एक गांव है जिसका नाम हासलपुर है। हमें सिर्फ इतना पता है कि जो मुसलमान घराना हमें इस ख़जाने का मुहाफ़िज़ बनाकर गया था वो इसी गांव में रहता है। हो सकता है कि इनका कोई ऐसा बुज़ुर्ग ज़िंदा हो जिसको ये सारी कहानी मालूम हो। अब तुमने इस घराने के इसी फ़र्द को लेकर आना है जो सबसे बुरा होगा। वो इस हवेली में आकर हमें इस वादे से आज़ाद कर दे ताकि हम यहाँ से यानी कि मुक्ति पाकर हमेशा के लिए इस हवेली को छोड़कर यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हम भी तंग आ गए हैं। अब इस खजाने की हिफाजत करते करते तुम एक मासूम और गरीब लड़की नज़र आती हो, इसलिए हमने तुम्हारी मदद करने का फ़ैसला किया। इससे पहले जितने भी लोग इस खजाने की तलाश में आए थे वो नहायत लालची और जालिम नज़र आते थे। अगर तुमने हमारा ये काम कर दिया तो ये समझ लेना कि इस खजाने को हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। इस जिनज़ादे की ये कहानी सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई थी, लेकिन मुझे ये काम करना इतना मुश्किल भी ना लग रहा था। को कि मैं एक कम उम्र लड़की थी, लेकिन मैं ये काम कर सकती थी। फिर मैं डरते डरते इस जिनज़ादे से कहने लगी कि अगर मैंने आपका काम कर दिया तो क्या वाकई ही मैं आप मुझे ये सारा खजाना मुझे दे देंगे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि क्यों नहीं, फिर तुम ही इस खजाने की मालिक होगी। सिर्फ मैंने तुम्हारे सामने अपनी मौजूदगी को ज़ाहिर किया है, वरना तो मैं इस तहखाने में रहने वाले जन्नात इतने ज़्यादा हैं कि तुम इन्हें देखकर बेहोश हो जाओगी। इससे पहले जितने भी लोग इस खजाने की तलाश में आए थे हम सब ने ही इनके ऊपर अपनी मौजूदगी ज़ाहिर कर दी थी, लेकिन हमें पता था कि तुम एक कम उम्र और भोली भाली लड़की हो, इसीलिए मैंने अपने सारे जन्नात को मना कर दिया था कि कोई भी इस लड़की के सामने ना आए। इस जिनज़ादे की बात सुनकर तो मैं वाकई ही डर गई थी और मैंने शुक्र अदा किया कि उन्होंने मेरे सामने ना आकर बहुत बड़ी मेहरबानी की, और ना खौफ के मारे तो शायद मेरा दिल धड़कना ही भूल जाता। अब मैंने इससे वादा कर लिया था कि मैं ये काम हर हालत में करके रहूँगी, और फिर वादे के मुताबिक इन जिनज़ादों ने मुझे इस खजाने का मालिक बना दिया था। फिर इस रात खुशी खुशी मैं वापस घर आ गई थी। अम्मा ने मेरा खुशी से
अम्मा ने मुझे खुशी में देखा तो उनको भी बहुत खुशी हुई और पूछा कि क्या हुआ दीपा, क्या तुझे खजाने के बारे में मालूम हो गया है? फिर मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, तू वादा कर इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। मुझे पूरी कहानी मालूम होगी, लेकिन इस खजाने को पाने के लिए पहले मुझे एक काम करना होगा, और देख, तू मुझे मना नहीं करेगी इस काम से। जब मैंने अम्मा को पूरी बात बताई तो वो कुछ कश्मकश का शिकार नजर आने लगी और कहने लगी कि ठीक है, अगर तू पढ़ सकती है तो कर ले, मेरी तरफ से कोई इनकार नहीं। अब मैंने अपने छोटे भाई, और जो सिर्फ 12 साल का था, इसको अपने हमरा लिया और हसरपुर गांव की तरफ पता पूछते पूछते एक बस में बैठ गई, और ये सोच रही थी कि न जाने वो कैसा गांव होगा। इस गांव में रहने वाले मुझे क्या समझेंगे कि मैं किस वजह से यहाँ आई हूँ। पूरे रास्ते अजीब अजीब सी सोचें मेरे जहन में आ रही थी। अम्मा बेचारी को अभी अभी तनख्वाह मिली थी, इन्हीं की तनख्वाह से मैंने चंद पैसे अपने पर्स में रख लिए थे, और मैं डर भी रही थी कि कहीं किराए की रकम कम ना पड़ जाए। वैसे भी ये गांव हमारे इलाके से बहुत दूर था, आज तक मैंने अकेले सफ़र ना किया था। अब जब मैं अकेले बस में बैठी तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन बराबर में बैठी हुई औरतों को देखकर तसल्ली हो गई थी कि चलो, ख़वातीन तो मौजूद हैं ही इस बस में। फिर तकरीबन 2-3 बस बदलनी पड़ी, तब जाके वो हासलपुर का गांव आया था। इस दिन ज़्यादा की मदद से मुझे इस मुसलमान घराने के सरबराह का नाम मालूम हो गया था। जिनज़ादे की मदद की वजह से इसने मुझे इसका नाम चौधरी शफीक बताया था। जी, जब मैंने वहाँ से गुजरते हुए एक शख्स से चौधरी शफीक का नाम लेकर पूछा तो वो हैरान रह गया। फिर कहने लगे कि इनका तो बहुत सालों पहले इंतकाल हो गया, अब तो इनके परपोते यहाँ पर रहते हैं। इसका जवाब सुनकर मुझे मायूसी हुई। फिर मैंने मायूस लहजे में इस शख्स से कहा कि क्या इनके घराने का कोई भी ऐसा फ़र्द है जो बचा हो जो सबसे ज़्यादा उम्र का हो? तो वो शख्स कहने लगा, नहीं नहीं, इसका एक बेटा है जो बहुत ज़्यादा उम्र का है। इसकी उम्र 80 साल से भी ज़्यादा है, वो भी अभी तक हयात है, लेकिन अब इनके बारे में इतनी तहकीकात क्यों कर रही हैं? अब वो शख्स कुछ मशकूक बड़ी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं इसके सवाल पर कुछ घबरा गई, तो मैंने ऐसे ही बात बना दी कि वो हमारे बहुत पुराने रिश्तेदारों में है, इन्हीं का पूछने के लिए मैं इस गांव में आई थी। अब मैंने छोटे भाई को हमरा लिया और इस घर की तरफ जाने लगी जिस घर का पता मुझे इस शख्स ने दिया था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बजाया तो एक सुर्ख सफ़ेद रंगत वाले नौजवान ने दरवाज़ा खोला था। इतने खूबसूरत नौजवान को देखकर मैं तो घबरा ही गई। फिर कहने लगी कि मैं चौधरी शफीक से मिलने आई थी, लेकिन मैंने सुना है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या इनके बेटे से मुलाकात हो सकती है? वो नौजवान मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा और फिर कहने लगा कि वो मेरे दादा हैं, लेकिन बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं। इन्हें सुनाई भी कम देता है, लेकिन आपके किस सिलसिले में इनसे मुलाकात करने आई हैं? अब मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं वो गैर सोचे समझे यहाँ आ तो गई थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि लोग मुझ पर सवालात उठाएंगे कि आखिर मैं इन्हें कैसे जानती हूँ। फिर मैंने मन्नत भरे लहजे में इस नौजवान से कहने लगी कि प्लीज़ मुझे इनसे मिलवा दें, एक बहुत ज़रूरी काम है। अगर मैं इनसे मुलाकात ना कर सकी तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं बहुत दूर से चलकर इनके पास मदद के लिए आई हूँ। इस नौजवान ने सर हिला दिया और मुझे और मेरे छोटे भाई को बैठक में बिठाकर खुद अंदर की तरफ चला गया था। मेरे माथे पर पसीना फूट रहा था और जिस्म भी लर्ज रहा था। थकन से तो बुरी हालत थी ही, साथ ही भूख प्यास भी बुरा हाल कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद इस नौजवान के साथ चौधरी शफीक के बेटे भी आ गए थे, जो काफ़ी ज़ईफ़ हो गए थे। मैंने खड़ी होकर बड़े अदब से इन्हें सलाम किया। अब इस नौजवान की मौजूदगी की वजह से मैं ये सारी बात करते हुए कुछ घबरा रही थी, क्योंकि वो बड़ी तेज़ नज़रों से मुझे देखे जा रहा था। फिर मैंने इसी के सामने सारी बात करने का फ़ैसला किया और धीरे धीरे करके एक एक बात इन्हें बताने लगी। जब मैंने पूरी कहानी चौधरी शफीक को बताई तो इन्हें सब कुछ याद आ गया। फिर वो मेरी बताई हुई कहानी सुनकर मुस्कुरा दिए। वो कहने लगे कि बेटा, मैं इस वक्त बहुत छोटा था, तकरीबन 10 साल का, लेकिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि वो हवेली वाले हिंदू किस कदर अमीर घराने से तल्लुक़ रखते थे। उन्होंने मेरे बाप के पास कोई छोटा मोटा खजाना नहीं, बल्कि पूरी एक देख खजाने की भर कर रखवाई थी। मेरा बाप एक ईमानदार आदमी था, इसे इस खजाने की बहुत फिक्र थी। तभी वो जल्दबाजी में इस खजाने को वहीं तहखाने में रखवा कर वहाँ से भाग निकला था, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले बहुत से लोगों को इस खजाने के बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से हमारे पूरे घराने की जान को खतरा था। मैं इस वक्त छोटा था, इसलिए कई साल गुजरने के बाद मैं इसी बात को भूल गया था, लेकिन आज तुमने ये कहानी सुनाकर मेरे
गुजरे हुए दिनों की सारी यादें ताज़ा कर दी हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसी कहानी सच भी हो सकती है, कि आज तक वो खजाना वहीं पर दफन है, और वो जन्नात जिनसे मेरे बाप ने इस खजाने की हिफाजत का वादा लिया था, वो आज तक इस खजाने की हिफाजत में ही वहीं मौजूद है। मैं खुश थी कि चौधरी शफीक के बेटे को सारी कहानी याद आ गई थी। फिर मैंने इनकी मन्नत करना शुरू कर दी कि वो एक बार मेरे साथ चलें और वहाँ जाकर इन जिनज़ादे को इस वादे से आज़ाद कर दें, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी भी बहुत मुश्किलात में गिरफ्तार है। चौधरी शफीक के बेटे मेरे साथ जाने पर राज़ी थे, लेकिन इनका पोता मुसलसल इन्हें मना किए जा रहा था। वो इनसे कहने लगा कि दादा, आपको हरगिज़ ज़रूरत नहीं इस चालाक लड़की की बातों में आने की। ऐसा ना हो कि वो जन्नात आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। ये ऐसे ही कोई मनगढ़ंत कहानी लेकर आपके पास आ गई है। मुझे इसकी बात सुनकर रोना आ रहा था। क्यों कोई इस कदर बदगुमान कैसे हो सकता है? मैं इतनी दूर सफ़र से बेहाल होकर यहाँ आई थी। फिर मेरी मिन्नत समाजत करने पर आखिर चौधरी शफीक के बेटे मेरे साथ जाने पर राज़ी हो ही गए, लेकिन साथ में इनका वो खरूज पोता फराज भी हमारे हमरा था। मैंने रास्ते में ही इससे इल्तिजा कर दी थी कि इस कहानी और इस खजाने के बारे में किसी से कुछ ना बताए, क्योंकि अगर लोगों को ये सब मालूम हो गया तो वो लोग भी लालच में इस खजाने की तलाश में वहाँ ज़रूर जाएंगे। फराज मेरी बात सुनकर सर हिला रहा था। मैं इन दोनों को लेकर अपने घर पहुँच गई थी। अम्मा भी इन्हें देखकर हैरान थी। फिर अम्मा ने इनकी आवभगत करने के लिए खाना बनाया और साथ में चाय भी पेश की। हालांकि जब मैं वहाँ थकी हारी गई थी तो उन्होंने पानी तक ना पूछा था, लेकिन मेरी अम्मा बड़ी मेहमान नवाज तबीयत की मालिक थी। फिर थोड़ी ही देर बाद मुझ पर ये मामला खुला कि जब फराज ने मुझे बताया कि हमारा पूरा घराना इस गांव को छोड़कर यहाँ से चला गया है, सिर्फ मेरी माँ और मैं अपने दादा के साथ रहते हैं। वो मज़ीद बता रहा था कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करके अब नौकरी की तलाश में है। इनके हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगता, शायद आज वो भी वक्त की सख्तियों की जद में थे। फिर मैंने फराज को समझा दिया था कि हमने तुम्हारे दादा को रात के 12 बजे के बाद चुपके से वहाँ ले कर जाना होगा। ऐसा ना हो कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को इस बारे में कुछ पता चल जाए। इस तरह से ना सिर्फ हमारी जान को खतरा होगा, बल्कि यहाँ पर रहने वाले जन्नात भी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। वैसे भी वो इस खजाने को किसी को हाथ तक लगाने तो देते नहीं है। फराज मेरी बात समझ गया था, लेकिन इसके चेहरे से साफ ज़ाहिर था कि वो इस कहानी पर यकीन नहीं रखता है। फिर जैसे ही रात के 12 बजे मैं, फराज और इसके दादा हम तीनों इस हवेली की तरफ जा रहे थे, जो पुराने वक्तों में एक शानदार हवेली हुआ करती थी, लेकिन आज एक टूटे फूटे खंडर से कम ना थी। मेरी टांगें कांप रही थी, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत बंधाती हुई मैं इनके साथ वहीं जा रही थी। मुझे डर था कि कहीं इन जन्नात को देखकर फराज अपने दादा को लेकर वहाँ से भाग न जाए। लेकिन जैसे ही मैं इसके दादा और फराज के साथ नीचे सीढ़ियाँ उतरे तो हैरान रह गए। आज तय खाने की रोशनियाँ पहले से ही जल रही थी। शायद इन्हें भी चौधरी शफीक के बेटे के आने की खबर हो गई थी। वो ज़ईफ़ हो गए थे, लेकिन आज भी वो इस हवेली को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे बचपन की कोई याद इनके जहन में आ गई हो। अचानक ही पूरे तय खाने में धुआं उठा, और जब धुएं के बादल हमारे सामने से हटे तो मैं खौफ से काम कर रह गई, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि कोई 20-25 जिनज़ादे और जिनज़ादियाँ वहाँ पर खड़ी थी। वो सब इस इंतज़ार में थे कि कब इन्हें चौधरी शफीक का बेटा अपने वादे से आज़ाद करे और कब वो यहाँ से गायब हो जाए। इनके साथ ही इनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, जो बड़ी हैरत से हम लोगों को यूँ देख रहे थे जैसे किसी खलाई मखलूक को देखा जाता है। नहीं जानती थी कि फराज के दादा को भी ज़ाहिर ये सब धुंधला नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो भी इस कहानी को अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए इन्हें ये सब देखकर कोई हैरत ना हुई थी। थोड़ी देर बाद ही फराज के दादा ने इन सब जिनज़ादों को ये कह दिया था कि इस खजाने की जिम्मेदारी से आज मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे जिनज़ादे और जिनज़ादियाँ नहायत खुश नज़र आने लगे थे। फिर वही नौजवान जो ज़्यादा मेरे सामने आया करता था और कहने लगा कि लड़की, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जिस तरह तुम्हारा इस खजाने पर मुकम्मल हक है, इसी तरह तुमने इन लोगों को भी हकदार बनाना है, क्योंकि जितनी ईमानदारी से इन्होंने इस खजाने को अपने पास रखा, शायद इसकी मिसाल इस दुनिया के लोगों में
कहीं ना मिली। इस तहखाने के फर्श पर एक तरफ सफ़ेद पत्थर रखा है, अगर तुम इस पत्थर को हटाओगी तो वहाँ पर नीचे एक गहरा है, इस गहरे की गहराई में ही वो खजाना मौजूद है। हमारे जाने के बाद वहाँ से तुम इसे उठा लेना, लेकिन याद रखना कि ये एक राज कहानी है और इसे हमेशा राज में ही रखना। मैंने इस जिनजादे की बात सुनकर सर हिला दिया था। फिर देखते ही देखते एक एक करके वो सारे वहाँ से गायब हो गए। अब मैंने फ़राज की मदद से इस खजाने को निकाल लिया था। फिर चुपके से सारा खजाना निकाल कर हम दोनों इसे अपने घर ले गए थे। जब मैंने घर जाकर इस खजाने को देखा तो मेरी आंखें हैरत से फट रही थी कि सोने चांदी कीमती जेवरात से भरी हुई वो देख किसी की भी किस्मत बदलने के लिए काफ़ी थी। मैंने अम्मा से गले लग गई और कहने लगी कि अम्मा देखो, आज हमने बगैर किसी लालच के ये खजाना हासिल कर लिया। मैं इस खजाने की अकेली हकदार ना थी, क्योंकि मैं चौधरी शफीक के घराने के हालात देख चुकी थी। इसलिए मैंने आधा खजाना अपने पास रखा और आधा फ़राज के हवाले कर दिया था। वो लेने से साफ इनकारी था, लेकिन मेरी अम्मा और अपने दादा के इसरार पर इसने खजाना अपने पास रख लिया। अब रातों रात हमारी किस्मत बदल गई थी। हैरत मुझे तब हुई जब चंद दिन बाद फ़राज अपनी माँ के साथ हमारे घर आया और इसकी माँ ने मेरी अम्मा से मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। मुझे भी वो खूबसूरत लड़का बहुत पसंद था। जब अम्मा ने मुझसे पूछा तो मैंने शर्मा कर कोई जवाब ना दिया। अम्मा ने मेरे चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ ली थी, इसीलिए इन्हें हाँ कर दी। फिर चंद दिन बाद धूमधाम से मेरी और फ़राज की मंगनी होगी। शायद 2 साल बाद होना था। करार पाई थी। तब तक मैंने अम्मा और छोटे बहन भाइयों के लिए बहुत कुछ करना था। मैं यही सोच रही थी कि जब जिस खजाने को पाने के लिए इतने लोगों ने जद्दोजहद की थी, आखिर वो खजाना हमारी किस्मत में लिखा था और थोड़ी सी कोशिशों के बाद इस खजाने को हम पाकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते थे। तो प्लीज़, अल्लाह हाफिज़।